नमस्कार दोस्तों, आज हम मिट्टी यानी कि मृदा के बारे में और जानेंगे। इस वीडियो में हम मृदा के गुण क्या होते हैं यह देखेंगे। मृदा द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है यह देखेंगे और मृदा और फसलें क्या होती हैं यह देखेंगे। मृदा के गुण। पहला गुण, मृदा में जल अंतर्स्रवणदार। जब किसी पक्के फर्श पर पानी गिर जाता है तो वह बह जाता है और उसे कपड़े से पोंछना पड़ता है, परंतु कच्चे फर्श पर जब जल गिर जाता है तो वह अवशोषित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इस क्रियाकलाप में हम एक किप, एक बीकर और कुछ मात्रा मृदा की लेंगे। किप के नीचे वाले हिस्से में हम एक रुई लगा देंगे और इस किप में मृदा जो हमने ली है वह डाल देंगे। मृदा डालने के बाद मापन सिलेंडर से में भरे गए जल को हम किप में धीरे धीरे डाल देंगे और फिर हम देखेंगे कि बीकर में कुछ समय बाद किप से पानी रिस के नीचे पहुंच जाएगा। अब हम इस प्रकार से अंतर्स्रवण द्वार जो कि ml प्रति मिनट में मापा जाता है वह निकाल सकते हैं। अंतस्रवण द्वार जल की मात्रा जो कि ml में होती है और अंतस्रवण अवधि जो कि मिनट में होती है उनका विभाजन करके निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूने में 200 ml जल के अंतस्रवण में 20 मिनट लगते हैं, तो इसका अंतस्रवण द्वार जो कि ml प्रति मिनट में होता है वह 200 ml और 20 मिनट का विभाजन करके निकाला जाता है। इस उदाहरण में अंतस्रवण द्वार की मात्रा 10 ml प्रति मिनट पाई गई है। मृदा का दूसरा गुण, मृदा में नमी पाई जाती है। जब हम किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरते हैं तो ऐसा दिखता है कि जमीन के ऊपर की वायु कंपतित हो रही है। गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठती है जैसे आग के अलाव से उठती है। यह हमें मृदा में पाई गई नमी के कारण दिखता है। इसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हम एक कवशन नली लेंगे और उसमें मृदा का नमूना डाल देंगे। इस कवशन नली को एक स्टैंड द्वारा कुछ इस प्रकार लगाएंगे और कवशन नली के नीचे एक जलता हुआ बर्नर रख देंगे। कुछ समय बाद हम यह देखेंगे कि कवशन नली के ऊपर वाले हिस्से में जल की बूंदें दिखाई देने लग जाएंगी। यह मृदा में पाए गए नमी के कारण होता है। मृदा द्वारा जल का अवशोषण, आइए इसके बारे में पढ़ें। विभिन्न प्रकार की मृदाओं में अलग अलग मात्रा में जल का अवशोषण होता है। हम इस चित्र में पाई गई चीजों से जो कि बीकर के ड्रॉपर और फिल्टर पत्र है, उससे हम एक क्रियाकलाप करेंगे जिससे हम विभिन्न प्रकार की मृदाओं में अवशोषण, जल का अवशोषण कैसे होता है वह देखेंगे। इस क्रियाकलाप द्वारा हम देखेंगे कि विभिन्न मृदाओं में जल का अवशोषण कैसे होता है। आइए शुरू करें। इस क्रियाकलाप में हम 3 प्रकार की मृदा लेंगे जो कि बालुई मृदा है, मरणीय मृदा है और दुमटी मृदा है। इन्हें हम किप के ऊपरी हिस्से में डाल देंगे और किप के नीचे वाले हिस्से में हम एक रुई लगा देंगे। हम 3 मापन सिलेंडर भी लेंगे जिसमें हम एक ही मात्रा का पानी लेंगे। हमें यह ध्यान में रखना है कि तीनों मापन सिलेंडर में पानी की मात्रा एक ही होनी चाहिए। किप में मृदा डालने के बाद हम मापन सिलेंडर का पानी इसमें तीनों किप में धीरे धीरे डाल देंगे। तीनों किप में पानी डालने के बाद हम इन्हें कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि बीकर में अलग अलग मात्रा का पानी मृदा से रिस के नीचे पहुंच गया है। यह मात्राएं अलग इसलिए हैं क्योंकि मृदा द्वारा विभिन्न प्रकार की मृदा द्वारा जल का अवशोषण अलग अलग होता है।
जैसा कि आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मृदा द्वारा अवशोषित जल की प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम मृदा का द्रव्यमान यानी कि भार जो इस क्रियाकलाप में 20 ग्राम है वो लेंगे। फिर हम मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन क्या है उसे UML लेंगे। मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन VML है। यह वह आयतन है जो कि मृदा से नीचे रिस के बीकर में नहीं पहुंचता है। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन वह है जो रिस के नीचे बीकर में पहुंच जाता है, उसे हम U-VML लेते हैं। और मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान यानी कि उसका भार क्या है वह हम U-V ग्राम लेते हैं। यह जानना जरूरी है कि 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। अब हम अवशोषित जल का प्रतिशत क्या होता है वह इस प्रकार निकालेंगे। हम पहले U-VML और मृदा का भार यानी इस क्रियाकलाप में 20 ग्राम का विभाजन करेंगे और फिर उनका गुणा 100 से कर देंगे। इस प्रकार हम अवशोषित जल की प्रतिशत क्या है वह निकाल सकते हैं। बालुई मृदा के कण उपेक्षाकृत बड़े होते हैं और आसानी से आपस में जुड़ नहीं पाते। इसके कारण ही इनके कणों के बीच में काफी रिक्त स्थान होते हैं। इन रिक्त स्थानों में वायु भरी हुई होती है। रिक्त स्थानों के कारण इसमें जल की निकास तेजी से हो जाती है। अंततः यह हल्की, सुवासित और सूक्ष्म होती है। इस चित्र में हम बालुई मृदा देख सकते हैं। मृत्तिका मृण्मयी या फिर चिकनी मृदा के कण बहुत महीन होते हैं और इसी कारण ये आपस में जुड़े रहते हैं। कणों के बीच में रिक्त स्थान कम होने के कारण इसमें वायु कम होती है और इसके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक यानी कि अटक जाता है। यही कारण है कि यह अपेक्षाकृत भारी होती है। इस चित्र में हम मृण्मयी मृदा देख सकते हैं। अंत में हम दुमटी मृदा के बारे में देखेंगे। दुमटी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा भी अधिक होती है। इसी कारण यह पादपों को उगाने के लिए आदर्श होती है। इस चित्र में हम दुमटी मृदा देख सकते हैं। बालुई मृदा समुद्र के तटों, रेगिस्तानों तथा नदियों के किनारे मिलती है। नदियों के मुहानों पर मृण्मयी मृदा पाई जाती है और पत्थरी एवं मैदानी क्षेत्रों में दुमटी मृदा पाई जाती है। इन चित्रों में हम देख सकते हैं कि तीनों प्रकार की मृदा कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं। वर्षा जल मृदा द्वारा अवशोषित होकर भूमिगत जल के रूप में संचित रहता है। यह सर्वाधिक शुद्ध जल होता है जिसे हम अपने पीने के जल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब हम मृदा और फसलों के बारे में जानेंगे। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलवायवीय कारणों जैसे कि पावन, वर्ष, ताप, प्रकाश और आर्द्रता आदि मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। मृदा के गठन और जलवायवीय कारण सीमित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों को निर्धारण करते हैं। मृण्मयी मृदा और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसे फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ में
सुमर्दत तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। कपास यानी कि रुई के लिए बालुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें जल की निकास आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण कर सकती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा अच्छी होती है, जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मणिमय मृदा में उगाई जाती हैं, क्योंकि वह ह्यूमस में समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती हैं। इस वीडियो में हमने मृदा के गुण, मृदा द्वारा जल का अवशोषण और मृदा और फसलों के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।